Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about 6th IPCC report, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment issues point of view. तो IPCC है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं. इट स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इट वाज फाउंडेड इन नवंबर 1988 by two organizations of the World Meteorological Organization and United Nations Environment Program. और IPCC का मेन काम है कि दुनिया भर में जो भी रिसर्च चल रही हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, उन सारे रिसर्च के रिपोर्ट्स को लेना, उन सबको एक्यूमुलेट करना और उसके बेसिस पे एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करना. तो IPCC खुद से रिसर्च नहीं करती है, इट्स नॉट ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये दुनिया भर के जितने भी रिसर्च चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के फील्ड में, उन सारे रिसर्च पेपर को एक साथ ये एक्यूमुलेट करती है और फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करती है. और इसके रिपोर्ट के बेसिस पे ही जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं. तो IPCC की रिपोर्ट आती है कि सर देखिए ऐसे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये इश्यूज हो सकते हैं आने वाले टाइम में. और उसके बेसिस पे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो अर्थ समिट के बाद स्टार्ट हुआ था 1992 में, जिसमें हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जिसमें दुनिया भर के जो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के इकट्ठा होते हैं. तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं दे आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन IPCC. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. देखिए IPCC ने अभी तक 6 रिपोर्ट पब्लिश की है. जो पहला रिपोर्ट था दैट वाज पब्लिश्ड इन 1990, फिर दूसरा रिपोर्ट आया 1995 में, तीसरा रिपोर्ट आया 2001 में, फोर्थ रिपोर्ट आया 2007 में. तो फोर्थ रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो फोर्थ रिपोर्ट में IPCC ने साफ साफ कहा कि मात्र 30 से 35 सालों में, राइट सिंस 1970 टू 2004, दुनिया भर का 70% ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है. ये वक्त था जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिकअप कर रहे थे पूरे दुनिया भर में, और ये वक्त था जब पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल लार्ज अमाउंट में डिस्कवर हुए थे वेस्ट एशिया में. उसके बाद से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया. और IPCC ने अपने फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो 2007 में, उसमें कहा कि पूरे दुनिया में अभी तक, जब हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड ले लिया जाए तो अभी तक जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ था उसका 70% अकेला हमने 30 साल में कर दिया है. और अगर इसी रफ्तार से हम लोग ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते रहे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगा. और बाय द ईयर 2100 सी लेवल जो है वो 60 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता है. जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उससे दो चीज़ें होंगी. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से एक तो पानी थोड़ा एक्सपैंड होगा ओशन का, और पानी एक्सपैंड होगा तो सी लेवल राइज होगा. दूसरा, जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे, और जब ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे तो फिर वो मेल्ट होकर के वो पानी जो है ओशन में आएगा और सी लेवल राइज होगा. और सी लेवल राइज, आपको लगा कि सर 60 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ जाने से क्या हो जाएगा. देखिए, सी लेवल राइज होने से कैसा होता है कि जो आसपास के कोस्टल एरियाज़ होंगे, बहुत सारे कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, और इस कारण से बहुत सारा हमें लॉस हो सकता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का. तो ये जब रिपोर्ट आई थी 2007 में, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट. और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे 2009 में जो कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे जो 3 देशों की ग्रुपिंग थी, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, IPSA, US के साथ मिलके हमने फैसला लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया जाएगा 2012 ऑनवर्ड्स. तो कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोपेनहेगन समिट ऑफ 2009. तो ये कोपेनहेगन समिट में जो भी फैसले हुए थे रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल, दैट वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट सबमिटेड बाय IPCC. और ये जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट है IPCC का, सबमिटेड इन 2007, इट वाज सो सिग्निफिकेंट दैट IPCC वाज अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज फॉर इट्स फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट. फिर 5वां असेसमेंट रिपोर्ट आया 2014 में, और इस 5th असेसमेंट रिपोर्ट में IPCC ने साफ साफ कहा कि अगर हमने ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रोका बाय 2100 तो बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है. तो हमने एक टारगेट रखा है
कि जो भी प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो भी टेम्परेचर था, यानी कि 1970 से पहले जो भी टेम्परेचर था, ये 1970s के पहले का टाइम कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले जो भी टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर पूरे दुनिया भर का, उस टेम्परेचर से एट मैक्स हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं बाय द ईयर 2100। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, एवरेज टेम्परेचर पूरे दुनिया भर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो देयर विल बी मैसिव प्रॉब्लम्स। एट मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने दे सकते हैं, बेस्ट रहेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने दें। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है एवरेज टेम्परेचर बाई 2100 विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 1970, तो होगा क्या? देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ सी लेवल राइज, देयर विल बी इरेटिक रेनफॉल, देयर विल बी सम मैसिव फ्लड्स, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो ये सब तमाम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट हमें मिला by the fifth assessment report of 2014, it became the basis for Paris climate deal। पेरिस क्लाइमेट डील में हमने टारगेट रखा है, आपको याद होगा, मैं करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका जो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था इन दिसंबर 2015 इन पेरिस, जहाँ पे हमने पेरिस क्लाइमेट डील अग्री किया। इसमें हमने टारगेट रखा है खुद के लिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर राइज को रोक देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने टारगेट रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को रोक देंगे, लेकिन हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर चुके हैं बाय द ईयर 2020। और जिस रफ्तार से हम टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं, इस रफ्तार से अगर हम चलते रहें तो देयर विल बी एवरेज टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 2.9 डिग्री सेल्सियस विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा एम्बिशियस ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, ताकि हम ओवरऑल जो हमारा टारगेट है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोक दिया जाए, उसको हम अचीव कर पाएँ। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। Currently IPCC has released the first phase of its 6th assessment report। इसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपको सुन करके काफ़ी नॉर्मल सी बात लगेगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस छठे रिपोर्ट की है कि इसके पहले जितने भी प्रीवियस असेसमेंट रिपोर्ट्स थे, उसमें IPCC ने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लाइकली बिहाइंड राइजिंग टेम्परेचर्स। देखिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के अभी तक बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी राइज हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इंडस्ट्रियल इमिशंस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, सब बेकार की बातें, ऐसे ही होता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसी थी, इसीलिए उसने पेरिस क्लाइमेट डील से US को विड्रॉ करा लिया था उन्होंने। ठीक है, तो अभी तक इस तरह के आइडियाज़ थे कि ये जो भी है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सच में हमारे एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है या अपने आप पूरी दुनिया जो है थोड़ी बहुत वार्म हो रही है। आर वी सो मच सिग्निफिकेंट? क्या इंसान सच में इतना सिग्निफिकेंट है कि पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा सके? और ये इस पे अभी भी क्वेश्चंस थे, एंड दैट इज़ वाई अभी तक जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश किए थे IPCC में, उन्होंने वर्ड यूज़ किया लाइकली, दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ वेर लाइकली बिहाइंड राइजिंग टेम्परेचर। लेकिन ये जो छठा रिपोर्ट है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, इन अनइक्विवोकल टर्म, मतलब साफ साफ कहा है कि देयर हैज़ बीन अ क्लियर कोरिलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हमें क्लियर कट एविडेंसेस मिले हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इनसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये क्लियर कट चेंज देखा जा सकता है इन IPCC अप्रोच। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अरे यार मैं नहीं मानता कि हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अब स्टैंड नहीं करेगी, बिकॉज नाउ सम क्लियर कट कोरिलेशंस हैव बीन फाउंड, देयर हैव बीन सम फिजिकल साइंस बेसिस बिहाइंड दिस। साइंस के बेसिस पे अब आर्ग्यू किया जा रहा है, अब नो वन कैन डिनाई इट। उसके अलावा दूसरा जो इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि जो 2 डिग्री सेल्सियस का वार्मिंग टारगेट है, वो मतलब उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स रखने होंगे ग्रीन हाउस गैस को कट करने के लिए। 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग इज़ लाइकली टू गेट एक्सीडेड। हमने जो टारगेट रखा अपने लिए, इट इज़ लाइकली टू गेट एक्सीडेड इफ़ वी कंटिन्यू इन द मैनर द वे वी आर राइट नाउ। जिस तरीके से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते रहे, तो 2 डिग्री सेल्सियस तो आराम से, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, वो तो आराम से हम निकल जाएंगे उसके आगे। और हो सकता है कि हम लोग
प्री इंडस्ट्रियल एरा के तुलना में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर राइज करा दें बाय ईयर 2100 द वे वी आर इमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज राइट नाउ। तो मतलब साफ साफ कहा गया है इस रिपोर्ट में कि हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं अगर इसी तरीके से कंटिन्यू किया तो आने वाले टाइम में लगभग बाय द ईयर 2100 ग्लोबल वार्मिंग में एवरेज टेम्परेचर विल बी मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, एंड दैट विल बी ह्यूज कैटेस्ट्रॉफिक, हाईली कैटेस्ट्रॉफिक। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि हीट वेव्स एंड ह्यूमिड हीट स्ट्रेस बढ़ जाएंगे अगर इसी तरीके से हम कंटिन्यू करा तो हमने बोथ एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन विल इंक्रीज, तो देयर विल बी ह्यूज रेनफॉल स्पेशली इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। हीट एक्सट्रीम्स विल इंक्रीज विथ कोल्ड एक्सट्रीम्स हैव डिक्रीज्ड, तो गर्मी का जो हीट वेव्स चलते हैं वो बढ़ जाएंगे जबकि सर्दी का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। ग्लेशियर रन ऑफ इन द एशियन हाई माउंटेन्स विल इंक्रीज अप इनटू द मिड ऑफ 21st सेंचुरी, तो ग्लेशियर जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे। जब ग्लेशियर जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे तो ग्लेशियर्स का ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी रिलेटिव सी लेवल राइज अक्रॉस द वर्ल्ड, और सी लेवल जब राइज होगा तो जो आसपास के कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। दैट अगर हमने इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते रहे तो मुद्दा ये है कि ये जो छठा रिपोर्ट है वो साफ साफ कह रहा है कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अभी हमें और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को कम करना होगा अगर हमें अच्छा फ्यूचर चाहिए तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द चैलेंजेस फॉर इंडिया। देखिए इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, सबसे बड़ा है चाइना, फिर है यूएस और फिर है इंडिया। तो इंडिया तीसरा सबसे बड़ा इमिटर है, तो नेचुरली हमारे ऊपर अब दबाव बनेगा कि आप ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कट डाउन कीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी मेजर ग्रीन हाउस गैसेज इमिटर हैं, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन सब ने कमिट कर दिया है कि दे विल अटेन नेट जीरो इमिशंस बाय 2050। मतलब बाय 2050 वो जितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करेंगे उतना ग्रीन हाउस गैस वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, सेक्विस्टरेट भी कर लेंगे थ्रू डिफरेंट फॉरेस्ट्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन सेक्विस्टरेशन। ओवरऑल दे विल टर्न नेट जीरो। आपको पता है कि हमारे देश में नेट जीरो इमिशन वाला एरिया लद्दाख को बनाया जा रहा है, लार्जेस्ट रीजन, लेकिन इंडिया के ऊपर अब दबाव बनेगा कि पूरे इंडिया को आप नेट जीरो इमिशन वाला एरिया बनाइए बाय 2050। मतलब जितना आप ग्रीन हाउस गैस इमिट करें उतना पूरा का पूरा ग्रीन हाउस गैस आप कैप्चर कर लें, सेक्विस्टरेट कर लें। इस तरह की दबाव अब इंडिया के ऊपर पड़ना शुरू होगा, क्योंकि जो भी मेजर कंट्रीज हैं ग्रीन हाउस गैस इमिटर हैं, यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, दे हैव ऑलरेडी मेड सच कमिटमेंट दैट वी विल बिकम नेट जीरो इमिटर बाय 2050। अब ऐसे टाइम में इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इंडिया पहले भी कह चुका है कि देखिए हमसे जितना बन पड़ रहा है वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। इंडिया हैज़ ऑलरेडी, आपको याद होगा मैंने एक क्लाइमेट समिट की बात की थी कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक वर्चुअल क्लाइमेट समिट बुलाई थी अर्थ डे पे, और वर्चुअल क्लाइमेट समिट में उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि आप नेट जीरो कमिटमेंट कर दें बाय 2050, कि आप इंडिया, आपका देश नेट जीरो कंट्री बन जाएगा बाय 2050। इस तरह का कमिटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया ने उस टाइम में भी साफ साफ कहा था कि देखिए वी आर डूइंग आवर बेस्ट, दैट इट हैज़ बिन ऑलरेडी डूइंग मच मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन अगर हम नेट जीरो कमिटमेंट कर देते हैं, इसका मतलब हमें अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को काटना होगा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को काटना होगा मतलब अपने इंडस्ट्रीज़ को के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कट डाउन करना होगा, और अभी हम उस हालात में हैं नहीं। अगर हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कट डाउन कर देंगे तो हमारे देश में जितनी गरीबी है और जितना हम बैकवर्ड हैं अभी, उस गरीबी को दूर नहीं कर पाएंगे। सो नेट जीरो कमिटमेंट वुड जियोपार्डाइज इंडियाज एफर्ट टू पुल इट्स मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इंडिया अभी भी नेट जीरो कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा है बिकॉज इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड इफ यू मेक नेट जीरो कमिटमेंट दैट मीन्स वी विल हैव टू कट डाउन ऑन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया कंसिडरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे जरा देख लो। अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात की जाए तो चाइना का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तीसरे नंबर पे अगर दुनिया भर के सारे कैटल्स को ले लिया जाए तो कैटल्स, इफ़ कैटल्स वेयर ए कंट्री,
इफ़ कैटल्स वेयर अ कंट्री रिपब्लिक ऑफ कैटल, तो तीसरे नंबर पे कैटल्स की ग्रीन हाउस इमिशन सबसे ज़्यादा होती है। पूरे इंडिया एज ए कंट्री जितना ग्रीन हाउस इमिशन करता है उससे ज़्यादा सारे दुनिया के कैटल्स एक साथ ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैटल्स कैसे करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे वो उनके स्टमक के अंदर मीथेन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरियाज दे हैव इनसाइड देयर स्टमक, और उससे वो जो मीथेन रिलीज होता है दैट लीड्स टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। The next article is taken from National Segment. It is about Inland Vessels Bill 2021. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि इनलैंड वाटरवेज क्या होता है। तो देखिए, एक तो होता है इंटरनेशनल या हाई सी वाटरवे, जब ओशन के अंदर शिप्स चलते हैं। जब देश के अंदर जो भी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, चैनल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, क्रीक्स हैं, उसमें जब वेसल्स चलते हैं या शिप्स चलते हैं तो उनको कहा जाता है इनलैंड वाटरवे। और जो मौजूदा सरकार है 2016 में उन्होंने इंडिया के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज बना दिए। तो देखिए, वैसे तो इनलैंड वाटरवेज बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। तो कैसे हमारे देश में कई सारी सड़कें हैं, लेकिन उसमें से कुछ सड़कों को नेशनल हाईवे बनाया गया है, यानी कि इम्पॉर्टेंट सड़कें हैं। वैसे तो कई सारे वाटरवेज हैं हमारे देश के अंदर, रिवर्स हैं, चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट वाटरवेज को बोल दिया गया है नेशनल वाटरवेज। तो से दे आर लाइक हाईवे इन द वाटर। नेशनल वाटरवेज हैव बीन क्रिएटेड अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट ऑफ 2016। तो 111 नेशनल वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं इनलैंड वाटरवेज के अंदर, उसमें से अभी तक सिर्फ 13 ही ऑपरेशनल हैं। और अगर इनलैंड वाटरवे, ये जो इनलैंड वाटरवे की बात की जाए तो दे विल बी मैनेज्ड एंड डेवलप्ड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अगर आप कभी ये GS रोड पे गए हो तो आपको एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस भी दिखता है। तो that Inland Waterway Authority of India has been given responsibility of development of national waterways in our country, which works under Ministry of Shipping. अगर national waterways की बात की जाए तो national waterway नंबर 1 है ये गंगा नदी के ऊपर है, हल्दिया टू इलाहाबाद। दिस इज national waterway नंबर 1. This इलाहाबाद टू हल्दिया, this waterway इज नेशनल वाटरवे नंबर 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है, गंगा नदी के ऊपर है। उसके अलावा नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, राइट फ्रॉम सदिया टू धुबरी, इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है ये कोल्लम टू कोट्टापुरम, ये यहाँ के बैक वाटर में है केरला के। नेशनल वाटरवे नंबर 4 है गोदावरी कृष्णा कनाल के ऊपर है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 है द ब्राह्मणी डेल्टा में है, तालचेर टू धामरा, यहाँ पर तालचेर टू धामरा, ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। पहले ये बराक नदी के ऊपर हुआ करता था नेशनल वाटरवे नंबर 6, पहले 2016 से पहले जब ये कानून लाया गया था उसके पहले बस हमारे देश में 6 ही वाटरवेज थे, ठीक है। लेकिन जब ये कानून ला करके इन वाटरवेज को स्टैचूटरी स्टेटस दे दिया गया, उस टाइम में ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 6 है इसको बदल करके नेशनल वाटरवे नंबर 16 बना दिया गया। मतलब ये बराक रिवर के ऊपर का जो नेशनल वाटरवे है इसको बना दिया गया नेशनल वाटरवे नंबर 16। तो इस तरीके से पहले था ये नेशनल वाटरवे नंबर 6, अब ये बन गया है नेशनल वाटरवे नंबर 16। अगर आसाम के अंदर बात की जाए तो टोटल इतने सारे वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 6 इज़ नाउ ऑन आई रिवर, और नेशनल वाटरवे नंबर 16 इज़ ऑन बराक रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 तो वही है सदिया से धुबरी तक, इट इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इट इज़ ऑफ आसाम, जिसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ बस याद रखना 891 किलोमीटर, सदिया टू धुबरी नेशनल वाटरवे नंबर 2, बाकी सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है, इनलैंड वेसल बिल 2021। दिस इनलैंड वेसल विल रिप्लेस 100 साल से भी पुराना जो कानून था इनलैंड वेसल एक्ट ऑफ 1917, इसको रिप्लेस कर देगा इनलैंड वेसल बिल 2021। इनलैंड वेसल बिल 2021 के प्रोविजंस क्या हैं वो समझते हैं। तो अब इनलैंड शिपिंग के जितने भी प्रोविजंस होंगे दैट विल बी अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ। तो इनलैंड वाटरवेज के जो भी शिपिंग होंगे, इनलैंड वाटरवेज के जो भी शिपिंग होंगे इनलैंड वाटरवेज पे, इट विल बी अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो भी नए रेगुलेशंस होंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, कि कौन सा शिप होता है, कौन बोट होगा, कौन सेलिंग वेसल होगा, कंटेनर वेसल होगा, ये जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी डिसाइड करेगी। स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, क्रू, एकोमोडेशन, कितने लोग एक तरह के शिप में बैठ सकते हैं, वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी रिलीज़ करेगी। अभी तक कैसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए रेगुलेशंस रिलीज़ कर देती थी, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं था कि इनलैंड वाटरवेज को कौन रेगुलेट कर रहा है। तो आपने सुन रखा होगा कुछ दिनों पहले असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि फेरीज पे इतने से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, उनके लिए कई सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ किए थे। लेकिन अब इस कानून के बाद क्लियर कट सरकार ने, भारत सरकार ने बता दिया है कि फेरीज को और वेसल्स को लेकर के जो भी रेगुलेशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी डिसाइड करेगी। उसके अलावा देयर विल बी अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे गाड़ियों को चलाने के लिए, 4 व्हीलर्स चलाने के लिए आपको एक RC सर्टिफिकेट लेना होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैसे ये वेसल्स चलाने के लिए, इनलैंड वाटरवेज में वेसल्स चलाने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा इंडिया के शिप्स के लिए, जो इंडियन ओनर्स वाले शिप होंगे, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिलीज़ किया जाएगा बाय एन अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन वेसल्स, inland vessels, registrar of inland vessels, and this authority will be appointed by state government। तो इस कानून में ये कहा गया है कि वैसे तो पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स होंगे, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल जो है वो RC सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। कैसे 4 व्हीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लोकल DTO से मिलता है, वैसे ही यहाँ पे अब वेसल चलाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से मिलेगा, जिसका नाम होगा रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल। उसके अलावा SOS सिग्नल, मतलब खतरे का अगर सिग्नल कोई शिप रिलीज करता है तो उस केस में जो आसपास की शिप है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। अगर ये आसपास की शिप रिस्पॉन्ड नहीं करती है तुरंत, तो जो दूसरा शिप है जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है उसके ऊपर 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, या उसके जो कैप्टन है उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। मान लो ये शिप SOS सिग्नल दे रहा है और तुम बगल में हो, फिर भी तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 10,000 का फाइन तो लग ही सकता है, उसके अलावा आपके कैप्टन के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया का स्टेटस एज फार एज एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इज कंसर्न। जो वेजिटेबल ऑयल, खाना बनाने वाले जो तेल हैं उनका प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें हमारी अगर कंडीशंस देखी जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट है एक साल में लगभग 25 मिलियन टन। जिस हमारी रिक्वायरमेंट 25 मिलियन टन है, लेकिन हम प्रोड्यूस करते हैं जस्ट अबाउट 10.50 मिलियन टन्स, यानी कि लगभग 60% जो हमारा एडिबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मेड थ्रू इंपोर्ट। तो 25 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है, 10 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लगभग 14 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई एज फार एज एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंपोर्ट इज कंसर्न, वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट हैज हाइएस्ट इन वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर्स, हाइएस्ट शेयर इन वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर्स। तो जो भी हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट का हम लोग वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं पिछले 5 साल के डाटा के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च हम लोग वेजिटेबल ऑयल को इंपोर्ट करने में करते हैं एज फार एज एग्रीकल्चरल इंपोर्ट इज़ कंसर्न। और अलग अलग जगहों से हम लोग एग्रीकल्चरल ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से हम इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन ऑयल। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में वेजिटेबल ऑयल या एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है वो होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं लगभग उसका 55% होता है पाम ऑयल। यानी कि जितना भी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा तो पाम ऑयल है, दैट कम्स फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया मिशन स्टार्ट किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। इसमें 11,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, 11,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया इस नेशनल मिशन के लिए, नए मिशन के लिए। और इस नेशनल मिशन में फोकस किया जाएगा पाम ऑयल प्रोडक्शन पे।
तो ये जो नेशनल मिशन है एडिबल ऑयल का, इट विल बी फोकसिंग ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो हम हर तरह के एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। अबाउट 55% ऑफ द एडिबल ऑयल इज इन द फॉर्म ऑफ पाम ऑयल इंपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट होता है मलेशिया इंडोनेशिया से, और इसीलिए जो नया मिशन है 11,000 करोड़ रुपए का, इसमें फोकस रहेगा पाम प्रोडक्शन पे। और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, क्वालिटी सीड दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, ताकि वो पाम ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखो, जिस तरह से हमने पल्सेस का प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ाया है, पल्सेस की जिस तरह की सक्सेस स्टोरी रही है इंडिया की, उसी तरीके का हम लोग सक्सेस स्टोरी पाम ऑयल के फील्ड में भी ला सकते हैं। पल्सेस में भी एक टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था, आज भी करता है, लेकिन नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ पल्सेज ऑल्सो। सो नाउ इंडिया हैज़ बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पल्सेज इंपोर्ट करते थे, लेकिन भारत सरकार की इनिशिएटिव्स के बदौलत हम लोग पल्सेज में तो कम से कम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग पाम ऑयल में भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और पाम ऑयल में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ऑयल पाम फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेन फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और अंडमान निकोबार एरिया में। तो आप मान के चलो कि जो 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारा पैसा नॉर्थ ईस्ट में आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम में भी आएगा, और सरकार जो है आपको पाम ऑयल उगाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स देगी। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट असम टेनेसी बिल 2021। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, टेनेसी, चैलेंजेज ऑफ टेनेसी। जब भी कोई आदमी, कोई ये मान लो लैंडलॉर्ड है या लैंड लेडी है, ये किसी टेनेंट को अपना घर देती है, तो दोनों काफ़ी परेशानी में रहते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर काफ़ी डाउट रहता है। ये जो टेनेंट्स हैं उनको लगता है कि ये मेरा सिक्योरिटी मनी जो है वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने सिक्योरिटी मनी तो दे दिया, अब वो जब घर खाली करते टाइम ये वापस देगी कि नहीं देगी लैंड लेडी। इसको डर लगता है कि कहीं ये जो टेनेंट्स हैं मेरा घर परमानेंटली हथिया ना लें, वापस ऐसा ना हो कि बोले कि मैं अब खाली नहीं करूँगा। तो ये दोनों के मन में एक तरह का डाउट रहता है, और डाउट इसलिए रहता है, एक दूसरे के प्रति एप्रीहेंशन इसलिए रहता है क्योंकि रेंट को लेकर के कोई प्रॉपर कानून नहीं है। और ये कानून ना होने के बजाय कारण रेंट के अगर केसेस चले जाते हैं कोर्ट में, तो 10-10 सालों तक, 20-20 सालों तक चलते रहते हैं। तो इस कारण से रेंट को लेकर के कन्फ्यूजन है। जैसे कि इशूज़ लाइक रीपोजिशन। रीपोजिशन मतलब द लैंडलॉर्ड फोर्स टेनेंट्स टू वैकेट बिफोर द अग्रीमेंट पीरियड। पहले ही बोल देते हैं खाली कर दो। अब ये बेचारा, इसको बोल देंगे कि 4 दिन में मेरा घर खाली करो, अब ये बेचारा कहाँ जाएगा। चैलेंजेज ऑफ एडवर्स पोजीशन, जिसमें जो टेनेंट है वो फोर्सफुली फ्लैट को ऑक्यूपाई कर लेता है। देयर आर मैनी डिस्क्रिपेंसीज। देखो, लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो चूंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसी कारण से ये टेनेसी भी एक स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि लैंड के ऊपर बिल्डिंग है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा करके टेनेसी को भी माना जाता है एक स्टेट सब्जेक्ट है। कि तो टेनेसी को लेकर के जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी। सिंस लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड सिंस देयर इज नो क्लियर कट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग टेनेसी, तो अब टेनेसी को भी मान लिया गया स्टेट सब्जेक्ट है। सो द लॉ हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव मेड डिफरेंट लॉज। मेनी स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी लॉ एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ए लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। और इस कारण से होता क्या है सबसे बड़ा दिक्कत, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे घर हैं, 3-3, 4-4 फ्लैट हैं, वो वहाँ पे रहते भी नहीं हैं, बट फिर भी अपने घरों को वो ताला लगा के रखते हैं, लोगों के किराए पे नहीं देते, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमने एक बार किसी को किराए पे दिया, वो मेरा घर अगर खाली नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। सो दैट इज़ वाई मैनी पीपल डू नॉट गिव देयर हाउसेज ऑन रेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर नॉट यूजिंग इट। और इस कारण से बहुत सारे घर बंद रहते हैं। एंड हमारे सरकार का जो गोल है टू इंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाई 2022, इस गोल को अचीव करने में तकलीफ होती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने तो घरों को बंद कर रखा है। तो हाउ कैन वी इंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाय 2022? तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कि हर इंसान को कम से कम अच्छा घर रहने को मिल जाए, चाहे वो किराए पे ही क्यों ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भारत सरकार एक कानून लेकर के आई, मॉडल टेनेसी लॉ। अब ये मॉडल टेनेसी लॉ पार्लियामेंट में पास नहीं कराया गया है, क्योंकि देखिए टेनेसी तो एक स्टेट सब्जेक्ट हो गया, तो टेनेसी जब स्टेट सब्जेक्ट हो गया तो उस पर पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा नहीं, तो इस पर तो कानून बनाना स्टेट गवर्नमेंट्स को। फिर भी भारत सरकार चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर कानून बनाए एक पर्टिकुलर तरीके का। उसके लिए भारत सरकार ने एक मॉडल लॉ बनाया कि देखो आपके यहाँ पे इस तरह का कानून होना चाहिए, मॉडल लॉ। मॉडल लॉ मतलब एक लॉ दैट इज परफेक्ट।
अब चूंकि आप तो इस पे कानून बना नहीं सकते, भारत सरकार तो कानून बना नहीं सकती इस मुद्दे पे क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो भारत सरकार ने एक तरह का हिंट्स दिया कि देखिए इस तरह का आपको कानून बनाना चाहिए अपने अपने स्टेट में, ताकि ये जो टेनेसी का प्रॉब्लम हो रिजॉल्व हो सके, जो लैंडलॉर्ड्स और जो टेनेट्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े, लोग अपने घरों को किराए पे दें और हमारा जो गोल है अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल वो अचीव हो पाए। तो इस कारण से भारत सरकार लेकर के मॉडल टेनेसी लॉ। दिस लॉ हैज नॉट बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, दिस लॉ इज जस्ट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें कैसा है, देयर हैव बीन प्रोविजंस लाइक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की एक रेंट अथॉरिटी बनाइए, रेंट कोर्ट बनाइए कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है लैंडलॉर्ड और रेंट टेनेंट को लेकर के, तो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो प्रॉपर रेंट अथॉरिटी बनाइए और रेंट अथॉरिटी का इंचार्ज आप बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। इस जिले में जो भी रेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं उस रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी जो है रेंट अथॉरिटी के पास जानी चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जानी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के साफ साफ कहा कि देयर शुड बी 2 month रेंट फॉर रेजिडेंशियल प्रेमाइसेज एंड 6 month रेंट फॉर कॉमर्शियल प्रेमाइसेज एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। If the tenant fails to vacate the premises on the expiration of the period of tenancy, the landlord is entitled to double the monthly rent, and after 2 months 4 times of that। तो मतलब वक्त अगर एक बार अग्रीमेंट पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप घर खाली नहीं करते हैं तो आपका लैंडलॉर्ड जो आपका किराया डबल कर सकता। लेकिन अग्रीमेंट पीरियड खत्म होने से पहले लैंडलॉर्ड आपको ज़बरदस्ती घर खाली करने को भी नहीं कह सकता। आपने जो घर किराए पे लिया है, यू कैन नॉट सबलेट अ पार्ट और द होल ऑफ द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। अदरवाइज लोग क्या करते थे, ज़बरदस्ती घर को हथिया लेते थे फिर उसको किसी तीसरे को किराए पे लगा देते थे। द लैंडलॉर्ड कैन नॉट हाइक द रेंट इन मिडिल ऑफ द 10 year। तो ये सब कुछ मॉडल लॉ में चीज़ें बताई गई। अब करंट न्यूज समझिए। आसाम सरकार मॉडल लॉ बनाया भारत सरकार ने, और जिस तरह का मॉडल लॉ बनाया है भारत सरकार ने उस तरह का अब मॉडल लॉ हमारे स्टेट के अंदर अब टेनेसी को लेकर के इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है आसाम सरकार। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आसाम सरकार ने ये बिल रखा है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, आसाम टेनेसी बिल 2021। इस बिल के हिसाब से जो पुराना कानून है रेंट को लेकर के, रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1972, उसको रिपील कर दिया जाएगा एंड ए न्यू लॉ विल बी ब्रॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, मॉडल टेनेसी लॉ ब्रॉट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इस न्यू लॉ के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। देखो वैसे जब ये कानून पास हो जाएगा तो हमें और क्लैरिटी से पता चल पाएगा कि इस कानून में क्या क्या प्रोविजंस हैं, लेकिन जो बिल रखा है अभी सरकार ने, आसाम सरकार ने आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, उस बिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरा ध्यान से समझते हैं। जैसा कि मॉडल लॉ में कहा गया था वैसे ही एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, और रेंट अथॉरिटी जो है वो तमाम जो रेंटिंग प्रोसेस को लेकर के रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड करेगी। रेंट अथॉरिटी के पास आपको अपना रेंट एग्रीमेंट का एक सॉफ्ट कॉपी जमा करना है। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट कोर्ट होगा और रेंट एपिलेट बॉडी होगी दैट विल इंश्योर स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए रेंट कोर्ट होगा, और रेंट कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप रेंट एपिलेट बॉडी में जा सकते हैं। उसके अलावा जो रेंट अमाउंट होगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये जो पुराना कानून था रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1972, उसमें एक सीलिंग लिमिट दी गई थी कि इससे ज़्यादा आप रेंट नहीं रख सकते। वो सीलिंग लिमिट इस बार असम सरकार ने हटा लिया। बोले आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कीजिए कि किसी जगह का रेंट 10,000 होना चाहिए कि 1 लाख होना चाहिए कि 10 लाख होना चाहिए, उसमें सरकार नहीं आएगी। लेकिन एक बार जब आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसके बाद आपको वो कमिटमेंट फुलफिल करना है, तो आपको अपना रेंट टाइम पे देना है। दैट विल बी द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। इफिक्शन ऑफ द टेनेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। आपने एक बार जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से रेंट एग्री कर लिया उसके बाद अगर टाइम पे आप रेंट नहीं देंगे तो लैंडलॉर्ड का अधिकार है कि वो आपसे घर खाली करा सकता है ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट। अब इससे फायदे क्या होंगे कि जो लैंडलॉर्ड है उसका फियर कम होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब भाई अब तो कानून है, कानून के हिसाब से अपना घर लोन ये रेंट पे चढ़ा देते हैं। और इससे फिर कैसा होगा कि लोग आराम से अपने घरों को रेंट पे चढ़ाएंगे और जो भारत सरकार का गोल है अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाय 2022 वो अचीव हो पाएगा। चलिए इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड विल रिप्लेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस करेगा तो ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। कृतज्ञता पोर्टल इज विथ अबाउट pension dispersal of state government employees. So the correct answer is option A again. That's all from our side for today. Thanks for watching.